Hello everybody and welcome to another episode of सतोशी समाचार। एंड इस हफ्ते भी हम लेके आए हैं आपके पास कुछ बेहतरीन न्यूज़। ज़्यादा कुछ तो हलचल नहीं हुआ है बिटकॉइन कम्युनिटी में, सारी चीज़ें शांति लग रहा है, बट बॉटम लेयर में बहुत कुछ ग्रो कर रहा है और उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ जियोपॉलिटिक्स एंड कुछ मीम्स। सो उसी के साथ शुरू करते इस हफ्ते का सतोशी समाचार। सो विशाल, लेट्स गेट राइट इनटू इट। बिल्कुल। तो इस हफ्ते की शुरुआत अगेन करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स के साथ। और जो पहला चार्ट है वो ग्लोबल लिक्विडिटी का चार्ट है और उसको कंपेयर करा गया है बिटकॉइन के प्राइस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जो दुनिया भर के जो बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट्स को कंपेयर करा गया है बिटकॉइन के प्राइस के साथ। एज यू कैन सी 2021 के मिड से ग्लोबल लिक्विडिटी कम होनी शुरू हुई थी और दैट्स द टाइम जब बिटकॉइन का प्राइस भी करेक्शन मोड में आ गया था। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 जब हमें पता है कि यूके के पेंशन फंड्स वगैरह क्राइसिस में आ गए थे और उसकी वजह से लिक्विडिटी थोड़ा रिलीज करना पड़ा था, तब से ही बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा है। एंड बिल्कुल रिसेंटली जो बिटकॉइन का प्राइस है वो उछाल मार रहा है जस्ट बिकॉज लिक्विडिटी अगेन बढ़ रही है पूरे ग्लोबल सिस्टम में। तो एसेंशली ये चार्ट को शेयर करने का मकसद यही है कि जो हमारे दर्शक है उनको ये समझ आना चाहिए कि जो बिटकॉइन का प्राइस का कोरिलेशन है वो डायरेक्टली लिक्विडिटी के साथ है। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो बिटकॉइन का प्राइस चढ़ता है और जब वो लिक्विडिटी कम होती है तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है। और किसी भी चीज के साथ कोरिलेशन निकालने से पहले आप लिक्विडिटी देख लिया करें कि लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आपको ये अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि बिटकॉइन के प्राइस में रैली आने वाली है या नीचे जाने वाला है। राइट, दिस चार्ट इज इंडिकेटिंग कि ग्लोबली पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ ही रहा है अभी, एंड उसका कुछ पार्ट बिटकॉइन में भी आएगा। सो क्वाइट गुड न्यूज फॉर बिटकॉइन। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा। दैट्स ट्रू। एंड देन अगर हम नेक्स्ट चार्ट पे चलें तो यहाँ पे सिर्फ चाइना का सेंट्रल बैंक और जो यूएस का सेंट्रल बैंक है उनकी जो मनी सप्लाई है, यूएस का M2 मनी सप्लाई एंड चाइना का M2 मनी सप्लाई, उसको कंपेयर करा गया है। इसमें बाकी सारे निकाल दिए गए हैं। तो यू कैन सी के 2021 के मिड के ऑनवर्ड से जो यूएस का मनी सप्लाई है उसका ग्रोथ कम हो गया था एंड देन वो कंसिस्टेंट रहा है, थोड़ा कम ही हुआ है 2023 के टुवर्ड्स अगर हम चलें तो। और जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उसमें भी फ्रॉम मिड ऑफ 2022 ऑनवर्ड्स उसका जो मनी सप्लाई है वो भी थोड़ा कम हुआ था। एंड दैट्स द रीजन कि क्योंकि दोनों मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो बिटकॉइन के प्राइस में एक जबरदस्त करेक्शन आया था। बट नाउ वी कैन सी कि ऑल्दो जो यूएस का मनी सप्लाई वो नहीं बढ़ रहा है, पर सिर्फ चाइना का मनी सप्लाई रिसेंटली बढ़ा है, उसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस एकदम से ऊपर जाने लग गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लिक्विडिटी है उसको हमें एग्रीगेट करके देखना पड़ता है। तो हो सकता है कि एक जो सेंट्रल बैंक है, एक मनी सप्लाई है, वो चाहे इंक्रीज नहीं कर रहा है, पर अगर दूसरा बड़ा मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है तो बिटकॉइन का प्राइस स्टिल बढ़ेगा। राइट, मेक सेंस। थैंक्स टू द सेंट्रल बैंक्स फॉर हेल्पिंग अस आउट। हाँ, ट्रू। एंड देन बिल्कुल इसी सीरीज में जो नेक्स्ट चार्ट है वो है जो शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स है, उसको बिटकॉइन के प्राइस के साथ कंपेयर करा गया है। तो जब चाइना में लिक्विडिटी इंक्रीज होती है तो स्टॉक मार्केट में भी वो लिक्विडिटी जाती है। Right. उसी का हमने डायरेक्ट कोरिलेशन देखा है कि जो चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट्स है वो भी एक तरह से बुल मार्केट वाले मोड में आ चुकी है और बिल्कुल तभी से आना शुरू हुआ जब से बिटकॉइन का प्राइस भी रैली कर रहा है। और आप ये समझने की कोशिश करिए कि क्योंकि सिर्फ चाइना का मनी सप्लाई बढ़ा है और वो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा अमेरिका के स्टॉक्स में नहीं जा रहा, इसलिए जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है वो स्टिल करेक्शन मोड में है। बिटकॉइन क्योंकि ग्लोबल एसेट है, मनी सप्लाई चाहे यूएस का बढ़ रहा है चाहे चाइना का बढ़ रहा है, वो लिक्विडिटी तो बिटकॉइन में जाएगा ही जाएगा। दैट्स व्हाई बिटकॉइन भी रैली कर रहा है। टोटली। तो ये कुछ लिक्विडिटी के रिलेटेड चार्ट्स थे जो हम चाहते थे दर्शक देखें, बिकॉज एज वी हैव मेंशन्ड टाइम एंड अगेन कि लिक्विडिटी के चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी बिटकॉइन के प्राइस का प्रोडिक्शन आपने कुछ भी करने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट चार्ट पे चलने से पहले ये एक ट्वीट था कि बिटकॉइन का जो प्राइस है उसने ऑल टाइम हाई बनाया है लेबनीज जो करेंसी है, लेबनीज पाउंड में। Right. तो अभी एक बिटकॉइन 396 मिलियन लेबनीज पाउंड पे ट्रेड कर रहा है। और हमने कुछ हफ्ते पहले ये न्यूज कवर करा था कि जो लेबनान की करेंसी है उसको 90% डीवैल्यू कर दिया गया है। और उसके बाद से आप ये चार्ट देख सकते हैं कि क्या धमाकेदार मैन, सुपर फ्रिकिंग बुल रन। और ये पीक पे भी 100 मिलियन लेबनीज पाउंड के आसपास था जब बुल रन आया है 2021 का। This chart is showing is like the death of the national currency of Lebanon. करेक्ट।
पूरा ही एकदम नीचे गिर गया है, मतलब लुक एट दैट स्पाइक, कोई लिमिट नहीं है, इट्स लाइक गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स इन्फिनिटी, मतलब करेंसी का प्राइस इज गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स जीरो। और जब कहते हैं ना स्लोली देन सडनली, दिस चार्ट इज व्हाट दे मीन। या और इट वाज लाइक क्वाइट कंसिस्टेंट, मतलब 2019 से लेके 2023 तक द चार्ट इज फॉलोइंग द बिटकॉइन प्राइस। बिटकॉइन का बूम मार्केट आया, फिर गिर रहा है, फिर अचानक से एकदम मतलब लास्ट में जाके इट लाइक shoot to the moon. I hope like people are safe and sound over there, but हम लोग बता भी रहे थे, देख भी रहे थे कुछ हफ्ते से वीडियोस की कैसा हालत हो चुका है वहाँ पे। At least the Bitcoiners are safe and sound. That's something we can say for sure. True. Yeah. Because Bitcoin अपना वैल्यू रिटेन करेगा, नो मैटर आपका फिएट करेंसी कितना भी इन्फ्लेट करा जाए। और ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ट आपको लेबनीज पाउंड में दिख रहा है, ये दुनिया की हर फिएट करेंसी में यही चार्ट बनेगा फ्यूचर में। अगर ये आपको बात समझ आ गई तो आपकी जिंदगी सफल है। वही या तो ये जो बिटकॉइन का जो बुल मार्केट लेबनीज पाउंड में है, ये एसेंशियली ऑलमोस्ट 10x ही हुआ है। और ये बिल्कुल डायरेक्ट उसी कोरिलेशन में है कि जो 90% डिवैल्यू करी गई थी, मतलब कि 1/10 रह गया था करेंसी का वैल्यू, तो बिल्कुल उसके साथ डायरेक्ट रेशियो है, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है। दिस डायरेक्टली मीन्स इज कि अगर आप लोकल फिएट करेंसी की बजाय आपका एक्सपोजर बिटकॉइन में है, तो नो मैटर आपकी गवर्नमेंट उस करेंसी को कैसे एक्सप्लॉइट करती है, आपकी जो वैल्यू है आपकी वेल्थ की, वो हमेशा इंटैक्ट रहेगी। राइट। और ये कुछ चार्ट्स थे जो बिटकॉइन के प्राइस के रिलेटेड चार्ट्स थे। एंड नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर काइंड ऑफ चार्ट्स। और ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट था जो इस हफ्ते रितेश जैन ने शेयर करा है ट्विटर पे। और ये एसेंशियली क्या दिखा रहा है कि 2000 से लेके 2020 तक दुनिया की मेजर इकोनॉमीज का पब्लिक डेट और नॉमिनल जीडीपी, इसको कंपेयर करा गया है। ऐसे मान के चल सकते हैं कि जीडीपी एक इंसान है, वो कितना कमा रहा है, और डेट है कि वो कमाई से जो ज्यादा खर्चा कर रहा है उसके लिए ऋण कितना ले रहा है, कितना कर्जा उठा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जर्मनी एक अच्छा इंसान है, वो जितना वो खर्चा कर पा रहा है और वो अपना कर्जा भी उसी हिसाब से ले रहा है। पर हम देख रहे हैं कि फ्रांस, मैन, लुक एट फ्रांस, look at Spain, look at Spain, look at UK, look at USA। और फ्रांस और स्पेन और यूके जो है, ये यूएसए के कंपैरेटिव तो छोटी इकोनॉमीज है ना। तो यूएसए का ये वाला चार्ट तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है मैन। टोटली काफी स्केरी है एंड ये पूरा डेट बर्डन पब्लिक के ऊपर जाएगा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन, एंड इट्स गोइंग टू गेट वर्स। स्पेशली अगर आप फ्रांस में बैठे हैं या स्पेन, यूके, यूएस या कनाडा में बैठ के ये देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मुहावरा होता है हिंदी में, दाढ़ी से मूछें लंबी हो जाना, तो वो बात हो रही है भाई। ये मूछें लंबी हो चुकी हैं बहुत ज्यादा और उनको काटने का टाइम आ चुका है। तो दिस जस्ट मीन्स पेन फॉर द नॉर्मल फोक्स हु आर लिविंग इन दीज कंट्रीज, बिकॉज आपको या तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा या आपकी करेंसी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट होगी। या एंड उसका ट्वीट भी काफी इंटरेस्टिंग है, हाउ विल दिस प्रॉब्लम गेट सॉल्व, वी डिड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम इन लास्ट 2 रिसेशंस। एग्जैक्टली। तो काफी स्केरी अगेन चार्ट है, बट दिस helps us understand कि हम किस डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं। Totally. Moving on to the next chart, और ये भी रितेश जैन ने एक चार्ट शेयर करा था। ल्यू ग्रोमैन ने ये बोला है कि ये चार्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स है। In our view, this chart suggests most investors are asking the wrong question. US policymakers' choice is not high inflation or low inflation. Their choice is high inflation or a dysfunctional USD market, global debt and equity market crisis. और अगर आप इसको समझ पा रहे हैं इस लाइन का मतलब क्या है, तो आप रियलाइज करेंगे कितना बड़ा डिलेमा है जो यूएस इस टाइम पे फेस कर रहा है। तो एसेंशियली पुराने टाइम में जो क्राइसिस के टाइम पे चॉइसेस होती थी वो यही होती थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना। पर अभी अगर इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा रहे हैं यूएस में, तो यूएस ऑलरेडी इतना ज्यादा डेट ओ करता है मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से वो जो ट्रेजरी के बॉन्ड्स उन्होंने मार्केट में इशू करे हुए हैं, उन बॉन्ड्स में सेलिंग आ जाती है बहुत बड़ी, और उसकी वजह से जो यूएसटी की मार्केट है, यूएस ट्रेजरीज की मार्केट है, वो डिसफंक्शनल हो जाती है। उस मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है क्योंकि बाहर ही नहीं रह जाता मार्केट में कोई। और जो यूएसटी की मार्केट है, दैट्स कंसिडर्ड द ग्लोबल सेफ हेवन मार्केट। उसी मार्केट के ऊपर सारी दुनिया की मार्केट्स टिकी हुई हैं, तो वो बेस लेयर है एक तरह का। तो अगर उसमें लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, थिंक के एक बड़े सेंट्रल बैंक ने कुछ बिलियन डॉलर का यूएस ट्रेजरीज सेल कर रहे हैं, वो सेल ही नहीं कर पाते हैं। मतलब लिटरली ऐसे कह रहे हैं कि बैक इन द डे कुछ साल पहले
$200-400 मिलियन की लिक्विडिटी तो ऐसे मिल जाती थी यूएस ट्रेजरीज की मार्केट में। मींस अगर आपके पास $400 मिलियन का डेट पड़ा है यूएस का और आपने सेल करना है, आपको इमीडिएट बायर मिलता था और आपके पास कैश आ जाता था। अभी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस कई बार $10-20 मिलियन का डेट भी नहीं बिकता। 10-20 मिलियन इतना छोटा अमाउंट है, और सोचिए आपके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बैठे हुए हैं जो फॉरेन के सेंट्रल बैंक है। तो एसेंशियली ये बहुत ही बड़ा डिलेमा है जिसको हम हेड कर रहे हैं। तो अगर यूएस और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उनकी जो ट्रेजरीज की मार्केट है वो डिसफंक्शनल होती है, और अगर वो नहीं बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। ये चार्ट ये बता रहे हैं। Yeah, as they say, the central banks are stuck between a rock and a hard place. अब जाने का जगह नहीं बचा है उन लोगों के पास, and it kind of like marks this conclusion of this great fiat experiment जो 1945 से चालू हुआ था and 1971 के बाद अपना पीक में पहुंचा है, and अभी उसी का क्लाइमैक्स दिख रहा है हम लोगों को। And यहाँ से like all the economists and all the smart people are saying वही कि like यहाँ से निकलने का उन लोगों के पास कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है ज़्यादा। द मोस्ट प्रोबेबल थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इज इन्फ्लेशन। वो लोग मार्केट तो ख़त्म नहीं होने देंगे क्योंकि उसका स्टेक बहुत हाई है। दे विल बेसिकली चिप अवे द परचेसिंग पावर ऑफ पब्लिक। गुड्स एंड सर्विसेज का कीमत बढ़ेगा, दूध अंडे का कीमत बढ़ेगा, लोग और भी ज़्यादा जॉब के लिए फ्रस्ट्रेटेड होंगे, लोगों को और भी ज़्यादा वर्क टाइम देना पड़ेगा, तो लोगों का इनकम एक फैमिली के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ लाइक मॉडर्न crisis and modern problems is going to hit. On the other hand, if people doesn't feel the pain, then the market is going to feel the pain. Somebody has to feel the pain. We hope catastrophe बहुत ज़्यादा ना हो. Bitcoin is there to save people. जिसको मालूम है, जो लोग उपाय ढूंढ रहे हैं, जो लोग सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आप सेफ हेवन की तरह यूज कर सकते हो। बिटकॉइन इज वन ऑफ देम, बट बीइंग अवेयर अबाउट इट कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या सिचुएशन है और किस तरह से मार्केट डेडलॉक सिचुएशन में पहुंच गए हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली इन्वेस्टर्स बट एवरीडे कॉमन पीपल। करेक्ट। और इस चार्ट को मैं थोड़ा चाहूंगा कि 1-2 मिनट लगा के थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं। तो जो ब्लू लाइन है ना, ये फेडरल सरप्लस और डेफिसिट एज ए परसेंट ऑफ द जीडीपी है, और इस पे जो लेफ्ट वाला एक्सिस है वहां पे है -15, -12%। तो इसका मतलब है जब भी ब्लू लाइन नीचे गया है तो जो यूएस का गवर्नमेंट है वो डेफिसिट में गया है, और जब भी ये ब्लू लाइन ऊपर गया है इसका मतलब है जो यूएस गवर्नमेंट है वो सरप्लस में गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ डेकेड से सरप्लस में तो बहुत ही कम गया है यूएस का गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट डेफिसिट में ही रहा है हमेशा। जो जीरो वाला है परसेंट उससे नीचे ही रहा है। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है। 2020 के आसपास तो देखिए हमको तो डेफिसिट कितना ज्यादा बढ़ गया है मैन, मतलब टोटली नोज डाइव, डीप डाउन नोज डाइव, बिल्कुल। और जो चीज समझने वाली है इस चार्ट में वो ये है कि ये जो नोज डाइव करता है ये तभी करता है जब जो रेड वाला लाइन है वो नोज डाइव करता है। और ये रेड वाला लाइन क्या है? ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो एक्सेस है वो राइट वाला है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब अराउंड 4% के आसपास होता है, हमने देखा है जो ब्लैक लाइन है उसको ही टच करके ये फिर नोज डाइव करता है। कहने का मतलब है कि जब भी रिसेशन आता है तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है ना। तो हम बिल्कुल रिसेशन की कगार पे खड़े हैं, बिकॉज वो जो रेड लाइन है वो टच कर चुका है उस पॉइंट को दोबारा से। आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली भी रेड लाइन उसके आसपास आके फिर नीचे जाता है, उसको टच करके फिर नीचे जाता है। तो हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां हम एक रिसेशन की वर्ज पे खड़े हैं। पर इस रिसेशन में जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो हमारा डेफिसिट है यूएस की गवर्नमेंट का वो रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लो पे चल रहा है। तो इस टाइम पे अगर और डेफिसिट क्रिएट करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही वो ट्वीट था जो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस रिसेशन में और पैसा प्रिंट करा गया तो यहाँ तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा, और अगर नहीं करा गया जो यूएस ट्रेजरीज का मार्केट है वो कम्प्लीटली डिसफंक्शनल हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल डेट एंड इक्विटी मार्केट्स वो तहस नहस हो सकती है। स्केरी, बहुत ज्यादा स्केरी। मूविंग ऑन, और रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रेडिक्टर क्या होता है? हमारे दर्शकों को ऑलरेडी पता ही होगा, जो यूएस का 2 या 10 ईयर का यील्ड कर्व है उसका जो इन्वर्जन है वो सबसे बड़ा प्रेडिक्टर होता है। अगर हम हिस्टोरिकली जाके देखें, जब भी यूएस का 2 या 10 ईयर का यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है बस कुछ महीने बाद ही उसके रिसेशन आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 80s में कितना ज्यादा यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ था, 2% से भी ज्यादा था। और उसके बाद ये अगेन ये 90s का रिसेशन था, ये .com बबल के टाइम पे था, ये 2008 के टाइम पे था, ये कोरोना क्राइसिस के टाइम पे था।
और ये अभी और हम ये यहाँ अब पे है। स्टेयर कर रहे हैं और ये कितना भयंकर है। इसका इन्वर्जन तो मतलब 2008 या .com बबल से भी ज्यादा नीचे दिख रहा है। इट्स जो ऑलमोस्ट भयंकर, ट्राइंग टू क्रिएट द 80s वन। हाँ हाँ, काफी ज्यादा भयंकर रहने वाला है ये वाला रिसेशन जब हम इसमें एंटर करेंगे। और अगर नेक्स्ट चार्ट में हम चलें तो इसी चार्ट के अराउंड वो दिखा रहा है कि रिसेशन कब आया था। जो ये ग्रीन वाले ब्लॉक्स है ये रिसेशंस है। ऑलराइट, तो आप देखेंगे जब भी इन्वर्जन हुआ है यहाँ पे देखो 2-3 बार इन्वर्जन होता, 2 रिसेशन आए थे। और यहाँ पे लेट 80s में इन्वर्जन हुआ, रिसेशन आया। .com बबल वाला इन्वर्जन हुआ, रिसेशन आया। 2008 वाला छोटा सा इन्वर्जन हुआ, रिसेशन आया। और 2020 के आसपास तो हम इन्वर्जन से थोड़ा ही दूर रह गए थे, बिल्कुल टच ही करने वाले, स्टिल रिसेशन आ गया। और अब इस बार सोचो कि इन्वर्जन अगर इतना बड़ा है, हिस्टोरिक है, जो 86 बिप्स का इन्वर्जन चल रहा है, ये हिस्टोरिक है ऑलमोस्ट 80s के बाद। तो सोचो इस बार कितना बड़ा रिसेशन आएगा मैन। Seems very very scary. Stack sats people, stack sats and save your bitcoins. अगर आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं और आप ये देख पा रहे हैं तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कुछ करिए अपने और अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अगले रिसेशन से कुछ करिए। एंड नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलें तो ये एक फाइनल चार्ट था जो थोड़ा पॉजिटिविटी लेके आता है टेबल पे, और वो यही है कि बिटकॉइन का वीकली सेटलमेंट वॉल्यूम दिखा रहा है ये चार्ट। तो 2023 जो नया साल चढ़ा है इसमें हर हफ्ते कितने बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ बिटकॉइन ऑन चेन सेटल हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि विद इन 7 वीक्स ऑलमोस्ट $850 बिलियन का बिटकॉइन सेटल हुआ है मैन, जो बहुत ही बड़ा फिगर है। थिंक अबाउट इट, एक ऑब्सक्योर सा नेटवर्क जो सिर्फ 14 साल पहले एक सतोशी नाकामोटो करके बंदे ने स्टार्ट करा है, वो हर हफ्ते का ऑलमोस्ट $100 बिलियन सेटल कर रहा है मैन। व्हाट अ मार्वल, व्हाट अ मार्वल, वन ऑफ द मॉडर्न pyramids made by humankind, and ये number will keep going up. Bitcoin will become the ultimate settlement layer जो डिजिटल कैश का सेटलमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज मोर सिक्योर्ड देन एनी ट्रस्ट बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक. सो the market has natural incentive to use this product as a settlement layer. तो वही दिख रहा है हम लोगों को, वही ट्रेंड काफी सालों से चल रहा है. या दिस इज अ वेरी गुड चार्ट कि एक हफ्ते में कितने ज्यादा वैल्यू बिटकॉइन पे ट्रांसफर होते हैं, एंड दिस नंबर इज ओनली गोइंग टू गो अप. बिल्कुल. और जस्ट एज ए कंपैरिजन, जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑलमोस्ट आई थिंक $500-600 बिलियन के आसपास है. तो बिटकॉइन उतना तो 4 हफ्ते में कवर कर देता है मैन, जितना इंडिया का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है. इंडिया काफी मेजर इकोनॉमी माना जाता है, तो कंपेयर टू सम मेजर इकोनॉमीज भी बिटकॉइन काफी बड़ा अमाउंट है जो हर वीक सेटल कर रहा है. टोटली मेक सेंस. इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो है ओपी वॉल्ट लेके, जो एक नया सा कोवेनेंट प्रपोजल है, जेम्स ओब्रायन का प्रपोजल है, दैट इज लाइक वन ऑफ द कॉम्पिटिंग प्रपोजल ऑन कोवेनेंट मैकेनिज्म. तो उसके ऊपर कुछ ड्रामा चल रहा है. सम ड्रामास आर हैपनिंग एंड सम पीपल आर मेकिंग सम आर्ग्यूमेंट अबाउट सॉफ्ट फॉर्क एंड ऑल. तो कुछ ट्वीट हम देखेंगे उसके ऊपर. पहला है फ्रांसिस का, से नो टू ओपी वॉल्ट सॉफ्ट फॉर्क बाय स्पीडी ट्रायल. इसका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट आ रहा है टैपरूट की एक्टिवेशन के टाइम से. टैपरूट जब एक्टिवेट हुआ था, वी डिडंट एक्टिवेटेड बाय BIP9 मेथड. BIP9 इज द स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्क एक्टिवेशन मेथोडोलॉजी, बट BIP9 में भी काफी सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि माइनर वेटोज जो सेगमेंट में आया था. माइनर्स कैन कम इन एंड लॉक एन एक्टिवेशन. जो कम्युनिटी चाह रहा है वो माइनर्स बंद कर सकते हैं अपने इंसेंटिव की वजह से, एंड BIP9 में वही हुआ था. एंड देन वी वेंट इनटू अ वेरी nasty way of USF and almost like went in the verge of like forking the Bitcoin network. Like there could be like spontaneous fork inside the Bitcoin network because of that. BIP9 had a problem, so people had been talking on a long time for different kinds of activation mechanism, और नए कैसे activation mechanism हो सकता है. तो वैसा ही एक activation mechanism जो Taproot के discussion के time में आया था, और speedy trial, that is like बहुत जल्दी देख लो ये चीज़ एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं. माइनर कॉन्सेंसस की वजह से अगर नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी फॉल बैक कर लो, rather than waiting for a long time and then 2 साल बाद पता चला कि माइनर ने वेटो कर दिया और एक माइनर आके वेटो कर दिया बिना सिग्नल देके. अभी प्रॉब्लम ये है कि टैपरूट के एक्टिवेशन के बाद वी हैड सम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द ब्लॉकचेन, जिसका नाम है इंस्क्रिप्शंस एंड ऑर्डिनल्स. एंड इंस्क्रिप्शंस एंड ऑर्डिनल्स काइंड ऑफ लाइक केम एज अ साइड इफेक्ट ऑफ टैपरूट्स वन सिंगल रूल, जो एक्चुअली टैपरूट की
डिटेल में नहीं है, बट इट वाज अ साइड रूल, एंड उसी के वजह से now we can create like very big transactions inside the blockchain with just inscription and JPEG data, and lot of people are saying that's an attack on blockchain, and वो नहीं होना चाहिए था। अभी उसी के कॉन्टेक्स्ट लेते हुए जब ये ओपी वॉल्ट का प्रपोजल आया, फ्रांसिस ने यहाँ पे पोस्ट किया है, वी कैन ऑल्सो सी कि देयर वाज द बिप जहाँ पे ओपी वॉल्ट डिस्क्राइब किया है गया है, एंड डिप्लॉयमेंट मेथड में दे put one line is like it is anticipated that the deployment would happen in the same way as BIP 341, parameters to be determined. They didn't even say it कि ये लोग ऐसे ही करेंगे, but it was anticipated. But at the same time एक बड़ा सा वेव कम्युनिटी में सेंटिमेंट ऐसे बना हुआ है कि शायद बिटकॉइन को आगे और ज्यादा रिस्की सॉफ्ट फॉर्क लेना नहीं चाहिए, और ज्यादा रिस्की अपग्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि as all developers know, software has unintended consequences, and when you have a global software जहाँ पे हजारों लोगों का आइज है, हजारों लोग यूज करना चाह रहे हैं, you can end up having a situation कि डेवलपर्स एंड डिजाइनर एक चीज सोच के एक फीचर बनाते हैं, फिर यूजर कुछ और ही उपाय निकलते हैं वो फीचर यूज करने के लिए जो वो फीचर का इंटेंडेड पर्पस नहीं था। एंड जब डिजाइन होता है उस टाइम पे अगर ये कोई फोर्स ही नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल है ऐसे चीजें फोर्स ही करना, बिकॉज यू नेवर नो अंटिल दैट यूजर कम अप विद दैट वियर्ड आइडिया, अंटिल एंड अनलेस बिफोर दैट ऑल सीम्स लाइक अ गुड आइडिया, एंड Taproot में वही हुआ है। So the community is getting a bit cautious about it right now. Mr. Hodl is also saying I am the only one who is starting to view ST as a type of evil soft fork. I don't understand this argument, but yeah, a lot of people are against putting any other kind of soft fork in the Bitcoin blockchain. Argument यही है कि the benefit is probably not worth the unintended consequences. But दूसरे side में भी argument ये है कि there are certain things that needs to be done in order to make Bitcoin the globally viable adoption layer. नहीं तो scalability का problem है, lightning में भी बहुत सारे problem है, lightning probably needs a better kind of opcodes and new kind of like mechanism to do payment channels. तो ऐसे बहुत सारे open questions भी है, at the same time network का value भी बहुत बढ़ रहा है, इसका screw up का consequences भी बहुत ज़्यादा होते हैं। So there is a dilemma between these two, and the community is constantly trying to find out the balance between it. Luke Dash Jr. का comment है कि it's not about OP Vault, it's about ST. Like that's actually the gist of the argument. People who are giving opinions on OP Vault, they are actually not giving opinions on OP Vault. They are giving opinions on the activation methodology. And Luke Dash Jr. has been very vocal from the very start. जब Taproot activation हो रहा था, IRC में discussion चल रहे थे, Luke Dash Jr. was one of the few people who didn't like speedy trial activation. In his view, it's intentionally giving miners a veto, but that's also what BIP9 does. So far we haven't been able to come up with a very clean and very agreeable version of activation methodology. Activating new features on Bitcoin has always been a problem because of the nature of the software, because of the nature of how these things works, and people have been coming up with elaborate plan and schemes and ways to do it better. Segwit जब बैटल हुआ था उस टाइम पे BIP9 का फॉल्ट पता चला था कि कैसे माइनर्स आके ब्लॉक कर सकते एक एक्टिवेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी को ग्रो एंड स्केल करने के लिए। देन देयर आर लाइक डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ एक्टिवेशंस, एंड लास्ट टाइम टैपरूट में स्पीडी ट्रायल नाम का एक एक्टिवेशन मेथड से डिप्लॉय हुआ था, एंड बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि दिस इज एन अटैक दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टैपरूट डिप्लॉयमेंट व्हिच हैज नेवर बीन प्रॉपर्ली रिजॉल्व्ड. The bottom line of all this thing is like Bitcoin is an adversarial network. Everybody is on their own. There is no like one single community, one single organization, one single entity doing all this governance. Everybody is governing their own thought process, their own opinions, their own ideas and incentives. Everybody are supposed to have differing opinions, and this type of debates are actually healthy for the community to happen so that the discussion can happen and maybe we find out better ways of doing stuffs. That's So correct.
फ्रांसिस पोलियो का और एक ट्वीट था कि द op fault पे proposal specifically makes Taproot deployment as a precedent to follow. This was my main concern. It's now way too easy to get your pet project into Bitcoin and modify consensus, merge in Bitcoin code, get a few pools on board, and you are in. That's a valid point. If you can like get the developers to put your code into core, then speedy trial is rather a very fast mode of activation. So once the code goes in, the codes get deployed very quickly. But मैं इसमें बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि there are two different things happening here. एक, जो कोड बिटकॉइन कोड में जा रहा है उसका फ्यूचर में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस एंड उस कोड का एक्टिवेशन मेथोडोलॉजी. एक्टिवेशन मेथोडोलॉजी फिक्स करने से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस फिक्स नहीं होता है. चाहे आप यूएसएफ करो, BIP9 करो, स्पीडी ट्रायल करो, कुछ भी करो, अगर आपका कोड में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का रूम है तो एक्टिवेशन मैकेनिज्म डजंट सॉल्व दैट. वो डिस्कशन पीरियड में भी पकड़ना पड़ेगा, वो रिव्यू प्रोसेस में ही पकड़ना पड़ेगा जब डिस्कशन चल रहा है कोड जाना चाहिए कि नहीं अंदर. That's when the community has to catch all these nuances, all these loopholes, all the possible future potential loopholes about that code. Personally, I'm not very worried about activation methodology. I'm more worried about having enough review on the code that is getting into Bitcoin code. And Bitcoin code में ये भी last 3-4 हफ्ते में हमने cover नहीं किया, but maybe we should. लास्ट 3-4 हफ्ते में ऐसे बहुत दिख रहा है कि बिटकॉइन कोड डेवलपर्स आर ड्रॉपिंग ऑफ, लाइक दे आर गेटिंग exhausted with the intensity of the development burden of the project. And at the same time we can see there are not many Bitcoin developers in the world. इंडिया में शायद एक ही दो ही लोग हैं जो बिटकॉइन कोड में कंट्रीब्यूट कर चुका है. मतलब imagine इंडिया में 2 billion का पॉपुलेशन में probably 2 people have ever contributed into Bitcoin code, and पूरा वर्ल्ड में ही सिचुएशन ऐसा है. सो एक टाइप में तो बिटकॉइन डेवलपर का नंबर कम है. ऑन द अदर हैंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट टू रिव्यू. बहुत कम लोगों के पास उतना स्किल है जो फ्यूचर बग को फोर्सी कर सके. मतलब टैपरूट का जो फ्यूचर बग था, पूरे डेवलपर कम्युनिटी 1.5 साल तक वो कोड देखे, बट वो फ्यूचर बग किसी ने फोर्सी नहीं किया. ये सॉल्व करना पड़ेगा किसी तरह. द ओनली वे टू सॉल्व इट इज गेटिंग मोर डेवलपर्स इनटू द स्पेस, मोर पीपल इंटरेस्टेड इनटू इट, मोर आईज लुकिंग एट द कोड, मोर ब्रेन्स थिंकिंग अबाउट ऑल द पॉसिबल लूपहोल्स. फिर एक्टिवेशन किसी भी मेथड में करो. कोड में अगर बग है तो एक्टिवेशन किसी भी तरह से करो, वो बग आएगा. एक्टिवेशन चाहे किसी में भी हो, द ओनली वे टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ कोड is to not have a lot of bugs or lot of unintended consequences here. So that's all I had to dig on speedy trial and off vault का जो phenomena चल रहा है. Last में I would just conclude on providing few resources. स्टीफन लेवरा का इन एनवीके के साथ एक पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट में एनवीके मेड अ रियली गुड ऑब्जर्वेशन एंड द सिचुएशन कि क्यों डिफिकल्ट है ये चीज एंड क्यों वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल, आर्मी ऑफ डेवलपर लुकिंग बिहाइंड बिटकॉइन कोर्स कोड बेस एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल लूपहोल. सो लिनक्स टॉरवॉल्ट का एक कोट था लिनक्स डेवलपमेंट के टाइम में, बिकॉज इट्स ऑल्सो इज द सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, बट इतना इंटेंस भी नहीं था, बट दे ऑल्सो हैव फेस द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एंड द कोट वाज लाइक, with enough eyes every bug is shallow. The point is like the only way to find bug in software code is by having enough number of eyes in the space. And if you have enough eyes, 10,000 20,000 आई डोंट नो, लाइक 30,000 लोग अगर बिटकॉइन का कोड रिलीजियसली देख रहे हैं, रिलीजियसली एनालाइज कर रहा है, रिलीजियसली समझ रहा है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, then probably we will be able to be in a position that we understand like whatever is going inside the code base is 100% foolproof और कोई भी future consequences नहीं हो सकता. But then again there is nothing foolproof about it. It's just trying to be the best way possible. So अगर दर्शकों को इसके ऊपर ज़्यादा explore करना है, NVK का ये podcast is quite good.
उसी के साथ द नेक्स्ट रिसोर्सेज वीड लाइक टू शेयर इज लाइक बिटकॉइन ऑप्टेक का न्यूज़लेटर। बिटकॉइन ऑप्टेक इज लाइक दिस डेवलपर रिसोर्स जो हर वीकली एक न्यूज़लेटर लाते हैं बिटकॉइन की डेवलपमेंट स्पेस में, जो भी अपडेट है, जो भी कटिंग एज चीज़ें बन रहा है। सो फॉर डेवलपर्स इट्स अ वेरी यूजफुल रिसोर्स। 239 नंबर इशू में दे टॉक्ड अबाउट कोवेनेंट्स, द आइडिया ऑफ कोवेनेंट्स, व्हाई कोवेनेंट्स आर इम्पोर्टेंट, कितने सारे प्रपोजल्स है ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कोवेनेंट। और अगर हमारे कोई दर्शक ये स्पेस में कहीं दिन से है तो उन लोगों को याद होगा देयर वाज आल्सो अनदर डिबेट, जो डिबेट की वजह से जेरेमी रूबिन बिटकॉइन कोड में कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया उसके बाद एंड मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स। इट वाज BIP 119। जेरेमी रूबिन हैज बीन वर्किंग ऑन अनदर कोवेनेंट प्रपोजल व्हिच वाज अनदर ऑप कोड that was saying check template verify। Opvault जैसा ही एक ऑप कोड है, उसके एक्टिवेशन भी शायद वहीं पे वो डिबेट भी होता कि एक्टिवेशन कैसे होना है। कोवेनेंट का प्रॉब्लम ये है कि लाइक कोवेनेंट के ऊपर कॉन्सेंसस नहीं मिल रहा है बिकॉज देयर आर लाइक n नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग कोवेनेंट। अगर कोई एक बंदा आके एक प्रपोजल देता है तो दूसरे बंदा बोलते हैं ये प्रपोजल में ये कमी है, वो प्रपोजल में वो आ जाएगा, सो वो प्रपोजल करते हैं। देन कोई दूसरे बंदा आते बोलते हैं नहीं वो प्रपोजल में वो नहीं हो पाएगा, तीसरा प्रपोजल में सारे सब कुछ हो जाएगा। बट तीसरा प्रपोजल जब एक एनालिसिस करते हैं तो लिख देखते हैं कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सो देयर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ्स बिटवीन मल्टीपल कॉम्पीटिंग प्रपोजल। Opvault is one of the proposal, BIP 119 is one of the proposal, any previous output is one of the proposal, and अभी तक consensus नहीं बना है कि कौन सा proposal Bitcoin core में जाएगा। Few people have been working on it। Covenant is the idea of taking a Bitcoin transaction and restricting that transaction in certain way कि future में वो कुछ ही structured format में spend हो सकता है। अभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ऐसा है कि अगर आप उसका स्क्रिप्ट पब का पजल सॉल्व कर दो तो वो स्पेंड हो जाएगा। बट कोवेनेंट कम्स इन एंड सेज लाइक फ्यूचर ट्रांजैक्शन का जो आउटपुट नंबर होगा वो सिर्फ 2 ही होगा। फ्यूचर ट्रांजैक्शन का जो लॉक टाइम होगा वो इस पर्टिकुलर टाइप का लॉक टाइम होगा। इसका बेनिफिट क्या है कि ये कोवेनेंट की वजह से यू कैन क्रिएट अ वेरी स्मार्ट एंड नॉन कस्टोडियल वॉल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपका बिटकॉइन हैक भी होता है। सो यू हैव अ वे ऑफ रिकोर्सिंग एट द सेम टाइम नॉट गिविंग एक्सेस टू योर बिटकॉइन टू थर्ड पार्टी कस्टोडियन और समथिंग लाइक दैट। सो अभी वो मल्टीसिग की वजह से सॉल्व होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जब बिटकॉइन कस्टडी करने चाहेंगे उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज दे कैन नॉट होल्ड दैट बिटकॉइन large number in a single sig vault, and multi-sig vault में you always have the custodial risk। अगर multi-sig वाले गायब हो जाते या सिग्नेचर करने में इनकार कर देते so you are stuck with that transaction। so ये बहुत ही एक प्रेसिंग प्रॉब्लम था कि बिटकॉइन जब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगा, बैंक्स एंड बड़े कंपनीज बिटकॉइन होल्ड करना चाहेंगे, what are their safe ways of holding without like putting too much trust on trusted third parties। अभी हमारे पास और कोई ज्यादा चारा नहीं है rather than putting a multi signatures like Casa or Unchained Cap, but Opvault or any previous output or any kind of covenant proposal comes and solves it। that's why covenant के ऊपर 2013-2014 से बात चल रहा है and a lot of research has been going on। but at the same time like this kind of debate will keep on happening। हम दर्शकों को यही बोलेंगे कि आप भी एडुकेट हो, आप भी अपना ओपिनियन बनाएं इसके ऊपर, आप भी इसका डिटेल्स में देखिए। एंड इफ यू आर अ डेवलपर, put an eye on it, put a review into the web, put a review into the code will always help। and last में निफ्टी नी का एक छोटा सा ट्वीट थ्रेड है about Opvault। this thread basically shows us कि consensus मिलना क्यों दिक्कत हो रहा है because there is also another competing way of using simplicity to create covenant। this way of doing it is I don't know the details of it, but this is another parallel way of doing it। so every time somebody comes up with a covenant proposal, somebody else comes up with another proposal and उसके ऊपर consensus नहीं मिल पाते, तो इसी में ये अटका हुआ है। and probably this debate and this discussions is gonna go on for few more years until we see something concrete in Bitcoin regarding this। बिल्कुल, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी थोड़े कंट्रोवर्शियल आइडियाज है जिसपे थोड़ा कम्युनिटी से कुछ भी आर्गुमेंट्स आ रहा है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल और हमें उसको मे बी वी हैव टू स्पेंड इयर्स ऑन रिव्यूइंग दोस आइडियाज। और ऐसी साइड के दोनों साइड पे है ना, एक तो उसका आइडिया के विद इन क्या चल रहा है एंड देन हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, दोनों साइड को तरीके से एनालाइज करके वी शुड गो अहेड। बिकॉज जो बिटकॉइन है दिस इज सपोज टू लास्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। हमने हजारों साल तक इसकी जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजैक्शन फाइनलिटी की प्रॉपर्टीज हैं, इनको मेंटेन करके रखना है। हम कुछ भी ऐसा ना करें जिसकी वजह से इनमें से कोई प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म में फकअप हो जाए।
और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में से अभी हमने क्या 0.1% उसका टाइम भी अभी हमने नहीं करा है। और अगर विद इन 0.1-0.2% ऑफ द टाइम में, अब जैसे हमने देखा कि श्योर सेगवेट के साथ ब्लॉक साइज इंक्रीज हुआ, उसके बाद टैप रूट है, श्योर उनके बहुत सारे एडवांटेजेस थे, श्योर हमने ट्रांजैक्शन मैलेबिलिटी का बग फिक्स कर लिया, पर जो ऑर्डिनल्स और इंस्क्रिप्शंस ने ब्लॉक स्पेस वेस्ट करा, जिसकी वजह से बहुत नियर टर्म में मैं लेस देन 5% ऑफ द टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर हम 200 GB पर ईयर ऐड कर रहे हैं, 5 साल में 1 TB हो गया, 50 साल में 10 TB, विद इन 50 ईयर्स इज 5% ऑफ द टाइम जो हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का मान के चल रहे हैं। अगर 1000 साल का भी लें तो विद इन 5% ऑफ द टाइम हमने डिसेंट्रलाइजेशन फकअप करने के वर्ष पे पहुंच सकते हैं, अगर 50 TB की हो गई ब्लॉकचेन तो। मेरे कहने का मतलब, एंड ऑल दीज नंबर्स आर जस्ट समथिंग आई एम मेकिंग अप है ना ऑन द गो। मतलब मेरा इंटेंशन यही है कि वी हैव टू कंसिडर वेरी लॉन्ग टर्म कि हमने ये जो प्रॉपर्टीज बन गई है एक बार बिटकॉइन में, उनको हमने इंटैक्ट रखना है। और जो ट्रांजैक्शन फाइनलिटी की भी है, और ओपी वॉल्ट जो फंड्स को क्लॉबैकेबल बना देता है कि आपके फंड्स मूव हो सकते हैं। तो अगर लेट्स से कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है मार्केट में, वो 50% ऑफ द ट्रांजैक्शंस है ना, कोई बड़ी एक्सचेंज, और वो चुप चुपा के ओपी वॉल्ट का ओपीएन वॉल्ट हर ट्रांजैक्शन में डालना शुरू करते हैं, तो आपको एक्सचेंज अगर फंड्स मिले हैं तो अंटिल दैट ब्लॉक पैसेस यू विल नॉट बी श्योर। तो ऐसा कुछ फका फ्यूचर में हो सकता है। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप अगेन, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा यही होएगा। So we have to be very sure के again on the idea side, and again as you said के on the side of the implementation as well, and again over the weeks हमें और clear होएगा कि क्या चल रहा है, and हम उसको और तरीके से cover करेंगे, but this is what we think so far. And I just conclude this saying कि ये problem कभी solve नहीं होने वाला है, and ये problem रहेगा, and Bitcoin is made by people and made for the people, so people need to take responsibility, and हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते कि कोई devs आएगा and they will figure out the best thing to do. We ourselves, each individual have to take up the responsibility in understanding, doing their own research, forming their own opinion and voicing their opinion out there in the public, at the same time running your own node and enforcing your own rule, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है, लाइक इसके ऊपर भी बात हो चुका है कम्युनिटी में एंड डेवलपर स्पेस में, इज लाइक व्हाट इफ बिटकॉइन कोड, the Bitcoin core repo get corrupted? What if the maintainers of the Bitcoin core repo got hijacked or something like, and what happens after that? Some malicious fork gets into Bitcoin core through that process. What should the community do? And this is always a threat, and the community should be on its toe all the time, running their node, doing their research, understanding what's going on, understanding the implications of each single changes like this. And ये responsibility हम किसी पर delegate नहीं कर सकते. This is the burden of Bitcoin, this is the burden of decentralization, and this is the burden of trustlessness. There is nobody you can trust, there is nobody you can delegate this kind of responsibility onto. जैसे इथेरियम में होते, इथेरियम फाउंडेशन आके बोलते, कुछ लोग मान लेते, बिटकॉइन में हम वो ऐसा नहीं कर सकते. So the only way forward is more and more involvement. So इसीलिए हम शतोशी समाचार करते, इसीलिए हम एडुकेशन प्रोग्राम चलाते, इसीलिए बहुत सारे लोग is trying to spread this notion of education so that more and more people come and join in this space and share the burden of visibility, analysis, thinking, and all this review. The more we do it, the better we are gonna be, but there is no best. We just have to keep doing more and more of it, and that's the only probable way to go forward. बिल्कुल, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन चोक पॉइंट, जिसके बारे में हमने पहले भी एक एपिसोड में बात करी थी। और ये एक तरह से एक रेगुलेटरी प्रेशर जो बनाया जा रहा है सारी क्रिप्टो कंपनीज पे, जो भी फिएट की पेमेंट गेटवे या पेमेंट रेल्स के साथ डील करती हैं। उसी सीरीज में हमने देखा जो कोरी क्लिप्स्टन, Swan.com के फाउंडर, उनको सडनली किक कर दिया गया उनके सिटी बैंक के अकाउंट से, उनके पर्सनल अकाउंट को भी और उनके कंपनी का अकाउंट जो है Swan बिटकॉइन का। ये अगेन वॉल स्ट्रीट जर्नल का उन्होंने आर्टिकल शेयर करा था कि बैंक्स आर कटिंग टाइज टू क्रिप्टो कंपनीज स्कूप्ड बाय रेगुलेटरी क्लैम्पडाउन इन द वेक ऑफ FTX's collapse। तो अगेन ऑपरेशन चोक पॉइंट का एज यू मेंशन्ड ये हो सकता है रीजन। और हमें पता है कि जो Swan.com है अगेन बहुत ही ज्यादा लव्ड कंपनी है मैन, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कंपनीज, बिकॉज ये DCA अलाउ करती है थोड़ा थोड़ा आफ्टर एवरी इंटरवल, लेट्स से एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन अपने बैंक अकाउंट से परचेज करना है। तो यूएस में Swan.com से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। और ऐसी बढ़िया जो लव्ड कंपनीज है उनपे ऐसे रेगुलेटरी एक्शंस हो रहे हैं, जबकि जो स्कैम्स थे
FTX जैसे वो सरेआम चल रहे थे, उन पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दैट वाज द रीजन कि ये आउटक्राई हुआ इस हफ्ते पूरा कोरी के केस को लेके। और नॉट ओनली फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, कोरी का जो लिंक्डइन अकाउंट है वो भी बंद कर दिया गया था। लिंक्डइन पे तो इतना ज्यादा आउटक्राई हुआ कि लोगों ने बोला कि कोरी के अकाउंट को फटाफट लिंक्डइन को रिस्टोर करना चाहिए, एंड देन ही गॉट बैक। और इसका रीजन उन्होंने क्या मेंशन करा जो देख के दर्शकों को हंसी आएगी। तो कोरी कह रहे हैं, थैंक्स टू एवरीवन हु स्प्रेड द वर्ड अबाउट गेटिंग मी डी प्लेटफॉर्म देयर। द वायोलेशन जो लिंक्डइन ने उनको बताया कि वायोलेशन क्या थी, डायरेक्टली प्रमोटिंग ए स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एक्सचेंज और सोलिसिटिंग द सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज नॉट अलाउड। मतलब आप लिंक्डइन के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज या कोई भी क्रिप्टो के जो कॉइन्स रहते हैं, पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी, उनकी सोलिसिटिंग या उनको बेचना अलाउड नहीं है, उनकी मार्केटिंग करना अलाउड नहीं है। और एट द सेम टाइम कोरी ने शेयर करे कि कॉइनबेस के लिंक्डइन पेज से उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं। तो कॉइनबेस हमने लिंक्डइन पेज पे शेयर कर रहा है, लेट्स टॉक अबाउट एसेट लिस्टिंग्स एट कॉइनबेस, जो कि डायरेक्टली सोलिसिट कर रहा है अपने लिंक्डइन पेज पे। एंड देन एक और स्क्रीनशॉट में बोल रहे हैं, एडवांस ट्रेडिंग टूल्स आर रोलिंग आउट ऑन कॉइनबेस, NFTs, लिक्विड स्टेकिंग, व्हाट्स नेक्स्ट, जॉइन कॉइनबेस, ब्ला ब्ला ब्ला, चेक आउट द कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल लॉन्च ऑफ समथिंग। कहने का मतलब है कि कॉइनबेस सब कुछ प्रमोट कर रहा है, सेम चीज कर रहा है लिंक्डइन के अपने पेज पे, और कॉइनबेस को कभी बैन नहीं करा गया पर कोरी को बैन कर दिया गया। तो ये भी समझ से बाहर है कि ऐसी ऐसी चीजें क्यों होती हैं। और इस चीज पे जो क्रेकन के फाउंडर है जेसी पॉल कहते हैं, आई हैव अ थ्योरी, रेगुलेटर्स लेट द बैड गाइज गेट बिग एंड ब्लो अप बिकॉज इट सर्व्स देयर एजेंडा, डिस्ट्रॉय कैपिटल रिसोर्सेज इन द क्रिप्टो इकोसिस्टम, burn people, deader adoption, give air cover to attack good actors. The bad guys are actually on side, good guys are the enemy. और अगर आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं तो ये पूरा इसके पीछे गेम चल रहा है कि जो बुरे प्लेयर्स हैं मार्केट में वो रेगुलेटर्स की साइड में ही हैं, और उनको ब्लो अप करा जाता है जस्ट कि क्रिप्टो की अडॉप्शन को रोका जा सके। और जो अच्छे एक्टर्स जो अच्छा गेम खेलना चाहते हैं उनके जो कंपनीज है उनको बंद करा जा सके। अगेन हमें पता ही है कि जो क्रेकन और कस्टोडिया बैंक है उन पे भी काफी सीन चल रहा था पिछले कुछ वीक्स में। क्रेकन पे भी हमने देखा था कि $30 मिलियन का आई थिंक फाइन हुआ था। देन इवन कस्टोडिया बैंक के साथ भी उनके बैंक अकाउंट फेडरल रिजर्व बैंक में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था खोलने के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं करे गए थे। दैट्स द सीन दैट्स हैपनिंग अगेन। और हम देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन चोक पॉइंट का भी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है सिस्टम। या इट सीम्स टू मी लाइक ये वो सेम टाइप का प्लेटफॉर्म रिस्क है जो बिग टेक में आता है। सो लिंक्डइन का डीप्लेटफॉर्म करना एंड बैंक का डीप्लेटफॉर्म करना इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। एट द सेम टाइम FTX वाले सिचुएशन आए, उस टाइम में जब हम लोग डिटेल्स देखे तो उसके बाद ये भी पता चला कि FTX was like very closely associated with SEC, CFTC. In fact, at the very end, वो ब्लास्ट होने के कुछ हफ्ते और महीने पहले they were talking with SEC to come up with a crypto regulation and all. So it's the same thing over and over again. The government doesn't seem to be protecting the good guys. They are taking the money from the bad guys, attenuating the bad behaviors, and when they are blowing up, they are using that excuse to come and stop the entire industry. ये जो related tweet है crypto slate का, जहाँ पे ये बोला गया है जेसपाओ एंड केटलिन लॉन्ग का एक बड़ा सा ट्वीट थ्रेड आया था कि शी वेंट अहेड एंड tried to do the right thing to SEC and tried to warn them. In the end what happened is SEC slapped them back. मतलब काफी disappointing situation है, काफी weird सा situation है, at the same time काफी expected सा situation है। Regulators, the government, the state bodies, they always like go into this corrupt mode of parting with the wrong people, allowing all the wrong things to happen, and when the wrong things happens in front of their eyes, they kind of like try to shut off every right thing that is also happening. काफ़ी डिसर्टनिंग है, बहुत लोग बहुत काम करते, बहुत लोग बहुत एफर्ट देते, एंड उसके बाद जब देखते कि रेगुलेटर्स आर जस्ट सिटिंग ऑन द स्कैम्स एंड कमिंग आफ्टर देम फॉर नो गुड रीजन, इट्स क्वाइट डिसर्टनिंग। इसी के अंदर ही लोग चलते रहते हैं, एंड दैट्स हाउ बिटकॉइनर्स आर। वी आर नॉट हियर टू गिव अप, वी जस्ट कीप गोइंग एंड कीप पुशिंग अहेड। करेक्ट। और हम किसी को एंडोर्स नहीं करते हैं, बट आई वुड डेफिनेटली से कि जो जेसी पॉल है क्रेकन के CEO, एंड देन कोरी जो है स्वैन के फाउंडर, एंड देन केटलिन लॉन्ग जो कस्टोडिया बैंक चलाते हैं, दे आर सम ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फोक्स है ना, जो
बिटकॉइन कम्युनिटी के विद इन जो पेमेंट रेल वाली कंपनीज है उन पे काम कर रहे हैं और ये काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बना के और यूजर अडॉप्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मे बी दैट्स द रीजन उनको टारगेट करा जाता है। Totally. इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। Okay, on the next topic, we have some miscellaneous news from the technical and non-technical side of the space. तो पहला न्यूज़ ये है कि ब्लू वॉलेट का जो लाइटनिंग सर्विसेज था, लाइटनिंग वॉलेट था, दैट वाज अ कस्टोडियल लाइटनिंग वॉलेट। इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल आपका चैनल मैनेज नहीं करता है, ब्लू वॉलेट आपका चैनल मैनेज करता है। यू गेट इंटरफेस from the Blue Wallet server. Because this was custodial, they probably decided to shut it, and they decided to shut it by April 30th. तो आपके अगर ब्लू वॉलेट में फंड है मेन नेट या लाइटनिंग नेट में, उसको हटा के कोई और वॉलेट में डालने की सोचे। वॉलेट ऑफ सतोशी इज अ गुड वन, समुराई वॉलेट इज अ गुड वन, स्पैरो वॉलेट इज अ गुड वन। सो यू कैन ट्राई अराउंड एंड मूव ऑन टू लाइटनिंग में। अगर चाहिए तो ब्रीज इज अ गुड वन, कैन मूव अराउंड योर फंड। हम लोग दर्शकों के साथ ये कवर करना चाहते थे कि दिस इज वन अलार्मिंग न्यूज। इसका पीछे का कारण तो पता नहीं है, बट प्रोबेबली the situation because of Operation Choke Point and custodial service and solution is a point of attack. तो इसीलिए Blue Wallet is trying to shut down probably their operation on that front. बिल्कुल, और इसका जो मेन नेट के फंड्स हैं अगर आपके पड़े हैं बिटकॉइन के, वो ऑलरेडी नॉन कस्टोडियल थे, तो उसका की आपके पास रहता है ब्लू वॉलेट के विद इन, तो उन फंड्स को Right. कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके लाइटनिंग के फंड्स पड़े थे इस पे या आपके लाइटनिंग के कुछ चैनल्स वगैरह थे, वो आपको 30 अप्रैल से पहले निकाल लें, अदरवाइज वो कॉन्फिस्केट हो जाए। Moving on to the next one, Samsung माओ का ट्विस्ट है, everything other than Bitcoin is a security. Sounds like something Bitcoiners have been saying for a while now. इसका context है ACC की chairman Gary Gensler came out and make an official statement, is everything other than Bitcoin is a security. And that's a pretty massive statement to make, which is quite obvious for Bitcoiners. We have been saying that for a long time. Bitcoin is fundamentally not a security. At max, it can be classified as a digital commodity. All other crypto, which starts off with a pre-mine and with an investor fund and then gives a promise of a return, APY or yield or stake or whatever, that gives the intention in front of the buyer that if you get our coin तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स अमाउंट ऑफ गेन मिलेगा। जहां पे भी ये गेन का प्रोमिसेस आ जाते हैं वहां पे भी वो सिक्योरिटी बन जाते हैं। एफटीएक्स का वो डिबैकल के बाद एसीसी एंड रेगुलेटर्स सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस एंड क्रिप्टो कंपनीज एंड टोकन प्रोजेक्ट के ऊपर काफी सारे दबाव डालने की पाथ में गए हैं, एंड दैट्स लाइक क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर मेनी क्रिप्टो कंपनीज आउट देयर। कुछ दिन पहले पॉलीगॉन का हमने न्यूज देखा कि दे स्टार्टेड लेइंग ऑफ पीपल बिकॉज दे कुडंट सस्टेन देयर एक्सपेंसेस। गैरी गेंसलर का ये स्टेटमेंट काइंड ऑफ लाइक अ पावरफुल स्टेटमेंट इन द सेंस लाइक इट सेज कि उन लोगों को भी वही दिख रहा है जो हम लोग को दिख रहा है, सो दे आर ऑल्सो सीइंग द सेम थिंग। एसीसी चेयरमैन कमिंग ओपनली इन पब्लिक एंड स्पेसिफाइंग इट आउट लाउड कि बिटकॉइन इज नॉट अ सिक्योरिटी इज डेफिनेटली गुड फॉर बिटकॉइन। बिल्कुल, और जिन दर्शकों को नहीं पता उनको बता दें कि एसईसी जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है यूएस में, और जो प्रीटी मच सेबी की तरह एक्ट करती है जो इंडिया में है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक्स और भी तरह की सिक्योरिटीज को रेगुलेट करते हैं। तो एसेंशियली एसईसी के जो हेड है उनके मुंह से ऐसी बात कि बिटकॉइन जो है सिर्फ वो सिक्योरिटी नहीं है, बाकी सब कुछ क्रिप्टो के इकोसिस्टम में सिक्योरिटी है, ये बहुत ही बड़ा एक तरह से स्टेटमेंट है। बिकॉज बिटकॉइनर्स, एज सैमसंग माओ ने ट्वीट में भी मेंशन करा है, बिटकॉइनर्स बहुत साल से ये बोलते आ रहे हैं कि जो सिर्फ बिटकॉइन इकलौती ऐसी चीज है जो फंडामेंटली डिफरेंट है, पर एक गवर्नमेंट एंटिटी का ये एडमिट करना 2023 में फाइनली आके आफ्टर फ्रिकिंग 14-15 साल ऑफ क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन, ये काफी बड़ी बात है। Right. And moving on to the next one. This is another nice video coming out of Brazil on Bitcoin payment. So let's just watch it. So this guy is buying fruits on Bitcoin and paying via Lightning, 10 sats. Oh, that's so cool. That's a Bolt card or something.
So Yes. that kid just came up and scanned the thing, and Bitcoin got transacted. And without third party, without trusted intermediaries, without getting fees in front of like 10 banks in between, you just value from one place to another. That's the beauty of Bitcoin. एक तो ये ब्राजील में भी पेमेंट्स होनी शुरू हो गई हैं बिटकॉइन में, तो ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि ब्राजील काफी बड़ा कंट्री है, काफी पॉपुलेशन बड़ा है ब्राजील का। एंड देन क्या बढ़िया मेथड है मैन, क्या क्विकली उसने बनाया है इनवॉइस और उसने स्कैन करा है कार्ड और पेमेंट हो गई है लाइटनिंग में। क्या मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो मतलब दिस इज द फ्यूचर मैन। कोई केवाईसी नहीं चाहिए, कोई आपने ईमेल आईडी शेयर नहीं करना है, कोई फोन नंबर शेयर नहीं करना है, कोई आपका इन्फ्लेशन नहीं है बेस लेयर पे, है ना। कितनी सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स थी ह्यूमैनिटी की मनी को लेके, वो सारी निकल गई है और क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ पेमेंट्स हो रही है। Totally. This is what digital cash should look like. And it's exactly like cash. जैसे आप पॉकेट से बाहर निकाल के हैंड ओवर कर देते हो किसी के हाथ में, as simple as that. कार्ड निकालो, टच करो, कैश गया। ओवर टाइम वी होप लाइक ऐसे अडॉप्शन और भी आएंगे और कभी हमारे देश में भी देखने को मिलेगा। It's good to see this kind of adoption and this kind of payment devices are coming up and happening. So we can see like it's BTC Pay server running on a payment processor kind of device, which is very cool. Correct. So उसके साथ आगे बढ़ते हैं। Justin, mayor of Lugano, Switzerland, says in March they will unveil a spring school program for Bitcoin education. That's quite amazing. This is the first time I think a state government came up and said like they will provide Bitcoin education, specifically Bitcoin education After El Salvador. After El Salvador. Yes. Yeah, this is like really important. Bitcoin is like a huge potential फॉर द यंग क्राउड ऑफ द कंट्री। जो बच्चे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में बहुत सारे काम की अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे वेज ऑफ न्यू जॉब्स आर अवेलेबल। सो इफ अ country or a state is like taking structured measure कि बिटकॉइन एजुकेशन बनाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, बहुत सारे डेवलपर्स बनाएंगे जो बिटकॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, डिप्लॉयमेंट्स बनाएगा और मे बी जाके बिटकॉइन प्रोटोकॉल में भी एक दिन काम करेगा, दैट इज डेफिनेटली गुड फॉर बिटकॉइन। और ऐसी इनिशिएटिव और भी बहुत होना चाहिए। बिल्कुल। और यार ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो स्मार्ट समझदार हैं, वो अपनी आने वाली जनरेशन को एजुकेट कर रही है बिटकॉइन पे, और एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट्स है जो कह रही है तुम्हें जेल में डाल देंगे। आप समझ गए मेरा इशारा किधर है। Totally. And eventually this kind of states, this kind of small beautiful nice states are the one who is going to move like when. And ये जो बड़े बड़े गवर्नमेंट है जिनके बड़े बड़े आर्मीज होते, बड़े बड़े बैंक अकाउंट होते, सेंट्रल बैंक होते, आप गवर्नर आके बहुत कुछ बोल जाते बिटकॉइन के ऊपर, इवेंचुअली दीज आर द कंट्रीज दैट इज गोइंग टू सफर अ लॉट। हम नाइजीरिया में देख रहे हैं, लेबनान में देख रहे हैं, अफ्रीका में देख रहे हैं, बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्री में देख रहे हैं, यूरोप यूएसए में देख रहे हैं, हमारे में भी देख रहे हैं। एंड दीज आर द कंट्रीज दैट आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इसके इफेक्ट इसके सिटीजन के ऊपर आएंगे। गवर्नमेंट का क्या है, वो तो है 5 साल के लिए, उसके बाद वो जाएगा, कोई और आएगा। बट आप तो रहोगे ना देश में, आपका इकोनॉमी चलेगा, आपका करेंसी डूबेगा, आपका सड़कों में आग लगेगा, उस टाइम में आप ही रहोगे, आपका पॉलिटिशियन नहीं रहेगा आपको बचाने के लिए। सो एनीवे दैट्स गोना हैपन, बट गुड टू सी लाइक दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल्स दैट आर कमिंग अप एंड these are the kind of footsteps that we need to follow everywhere around the world. It's not just for the country, it's for the people also. Moving on to the next one, it's happening. So this is Bitcoin maps and you can see Guatemala se leke El Salvador tak, all these points are the businesses that accepts Bitcoin. So there is a huge hub that is going up in the peninsula of Southern America, जहाँ पे मेक्सिको के बस नीचे एंड ब्राजील के बस ऊपर there is this safe haven and this vibrant space of Bitcoin that is happening. El Salvador के ऊपर, the El Salvador experiment is one of the grandest experiment that is happening in the whole world. How the entire country is shifting their gear from complete poverty to becoming one of the best tourist holiday and business destination in the entire world. And how Bitcoin helps them achieve that. That's like a burning example of it. Guatemala is also taking the steps. There are a lot of places that are taking Bitcoin. There are a lot of places जहाँ पे Bitcoin adoption almost circular economy type का बन चुका है. So
this is where it's happening, and if you want to explore them out, do plan on having a visit in El Salvador, experience the Bitcoin standard in your own hand, in your own life, in real, and that's an amazing experience. जितने सारे लोग गए हैं और हम लोगों से आके बात किए हैं, and they all agreed like it feels surreal, and it changes the mood of the environment, it changes the mood of the country, it changes the mood of the people. It kind of like a very surreal thing that happens on a country, and we are very proud of El Salvador कि एक छोटा सा country एकदम poverty की end से इतना ऊपर आ सकते हैं एक नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। बिल्कुल, ऑल्दो हमें ग्वाटेमाला की गवर्नमेंट से अभी कोई लीगल टेंडर या ऐसा कुछ संकेत नहीं मिला है, बट ये जस्ट टूरिस्ट हैं जो विजिट करते हैं लैटिन अमेरिका के पूरा रीजन, एंड देन वो एल सल्वाडोर जाते हैं, वो बिटकॉइन में पे करना पसंद करते हैं, एंड देन वो ट्रैवल करते हुए अगर ग्वाटेमाला जाते हैं तो बिजनेसेस को पता लग रहा है कि हमारा नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे वो पे कर पा रहे हैं, तो बिजनेसेस अपने आप ही एक्सेप्ट करने लग गए हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे लोग पे करना चाहते हैं। तो ये अपने आप ही एक तरह से सर्कुलर इकोनॉमी एज यू सेड, और इकोसिस्टम कैच ऑन कर रहा है नेबरिंग कंट्रीज का भी। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है कि है ना कि बिजनेसेस और लोग अपने आप में इकोनॉमी को सेटअप कर रहे हैं और बीटीसी का एज अ मोड ऑफ पेमेंट है ना एक्सेप्ट करा जा रहा है बहुत सारे देशों में। राइट, बट yep, it's a good thing, good news in the world and good for Bitcoin. And moving on, Pakistan's defense minister says that country has already defaulted. Many of the country's biggest companies have halted operation due to forex shortage. Gold continues to protect against a currency crisis for the people in Pakistan. Defaults are very ugly and more are coming. Okay, now this is in our neighborhood. एक तो एल सल्वाडोर का नेबरहुड है ग्वाटेमाला जहाँ पे बिजनेसेस एक्सेप्ट कर रहा है बिटकॉइन और प्रॉस्पर कर रहे हैं, और एक हमारा नेबरहुड है जहाँ जा ही रहे, हाँ जहाँ बस जा ही रहे लोग। और मतलब हमारे नेबरहुड के बारे में और क्या ही बोले, इसके ऊपर तो बात भी बहुत हो चुका है, हमारे ऊपर भी बात बहुत हो चुका है, तो ज्यादा बात नहीं करना है इसके ऊपर। बट एट द सेम टाइम या बी अवेयर, doesn't matter what your country is, doesn't matter how smart the central bank governor of your country is, doesn't matter how charismatic your president is, if it's going south, it's gonna go south. Just be careful. हम लोग जितने सारे चार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, बस इतना मान के रखिए कोई इम्यून नहीं है। श्रीलंका में अभी देखा आपने क्या हुआ है, एंड जब ऐसे होते तब सबसे पहले पॉलिटिशियन लोग जहाज पकड़ के भागते, आप नहीं भाग पाओगे, वो लोग भागेगा। सो कीप सिक्योर्ड, कीप सेफ, कीप अवेयर, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बहुत सारे शिट कॉइन्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, ये सब चीज़ों में एकदम से इन्वेस्ट मत करें। हार्ड एसेट ढूंढे लाइफ में। ट्राई टू कीप बिल्डिंग योर stash which is immune from all this possible kind of like government screw ups. गवर्नमेंट स्क्रू अप करेंगे, उसकी पॉलिसी है, हम लोग उस टाइम में भी बात की है कि देयर इज नो वे दे कैन फिक्स इट, दे आर स्टक बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस एंड दे आर गोइंग टू इन्फ्लेट योर परचेसिंग पावर अवे, और आप कुछ नहीं कर सकते, एंड वो भी कुछ नहीं कर सकता। ये एक ट्रेंड का स्टार्ट किया जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में हो रहा है, जैसे कि हमने देखा लेबनान में करेंसी क्राइसिस हुआ, श्रीलंका में ऑलमोस्ट डेट डिफॉल्ट कर दिया, अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा, टर्की में भी काफी है, देन पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो दुनिया में 200-250 देश हैं, सारे देशों में एक एक करके सब देशों में आएगी प्रॉब्लम, और जिस देश में भी आ रही है हमें उससे सीखना चाहिए, हम मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इनफैक्ट हमें ये समझना चाहिए कि ये उन पे आ रही है और ये कल को हमारे पे भी आएगी ये प्रॉब्लम, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो गोल्ड इज वन वे, जो पुराने जमाने का जो हार्ड मनी है, साउंड मनी है, और आज के जमाने का जो साउंड मनी है बिटकॉइन है, तो वो वन ऑफ दीज थिंग्स विल प्रोटेक्ट यू, है ना, इन द टाइम जब करेंसी क्राइसिस आएगा। बट ये आगे काफी सैड सिचुएशन है कि ऑलमोस्ट श्रीलंका वाला माहौल ही हो रहा है कि उनके पास फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, उसकी वजह से जो बिजनेसेस वगैरह ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, और उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज, मेडिसिन, ऑयल वगैरह इंपोर्ट करना वो भी मुश्किल हो पा रहा है देश के लिए। टोटली, एंड विल कीप एन आई ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस न्यूज, एंड आगे और भी जानकारी एंड न्यूज देते रहेंगे हम लोग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग ज्यादा इंडियन क्रिप्टो कवर नहीं करते, बट आज एक टॉपिक है हमारे पास इंडियन क्रिप्टो से,
It's about WazirX NFT. Apparently WazirX have shut down their NFT platform. उसका कारण तो हम लोग को मालूम नहीं है. Probably they are also fearing some kind of backlashes from the government because it's a centralized NFT system. NFTs are not decentralized at all. If the government actually wanna come after them, they can have a valid argument is like you are doing this kind of illicit security transactions, so you are selling NFTs as a security, which is not at all a false argument, but we are just hypothetical here. So WazirX के NFT बंद हो गया है. बहुत सारे लोग अपसेट है ये लोग के, बहुत सारे लोग मजाक भी बना रहे हैं. एंड पता नहीं, WazirX का कोई भी चीज मुझे सीरियस नहीं लगता है. एंड आई हैव माय ओन ओपिनियंस ऑन WazirX. दिस इज द ट्विटर टाइमलाइन डूइंग इट्स थिंग. WazirX NFT closed its marketplace without any communication with the artist or the community. So much for community and trust. Nischal Shardium tweet is like some push protocols like that. Here's the thing, this entire thing called WazirX, and uske baad, like whatever the things that they did was like very shady from the very starting. I have been following Nischal since he has got into this space in 2018. I have interacted with him in Twitter. I think he's a good guy, but I don't understand why he does what he does. So WazirX came up with a token called WazirX token, which they actually sold like a security, and then they had a pre-mine of it, and a lot of people bought that WazirX token, and WazirX token went straight down throughout 2019-2020 ka bear market. At the same time, Nischal kind of pivoted into creating his own second layer Ethereum competitor called Shardium. A lot of people told him like that's probably not a good idea, like you should not create a base layer protocol like that and call that a project, because it's very hard to create a base layer. But since then he has been promoting, he's kind of like stopped talking about WazirX token at all, and उसका जितने भी पोस्ट आता था उसके नीचे लोग कमेंट करता था, एक पोस्ट के बाद एक कमेंट के बाद WazirX token का क्या, WazirX token का क्या, WazirX token का क्या, and no reply from that guy. He just keep talking about his new project Shardium का अभी तक कोई लॉन्च तो पता नहीं है, अभी तक कोई ऑफिशियल चीजें भी निकला नहीं है. And then he is pushing some new decentralized communication protocol. So the entire shitcoin and the crypto behavior that is like spawning up all the scams, all the weird things that people don't really understand and falls for it, are coming from this kind of guys. And this kind of guys are kind of like taken up in the height of the crypto community in India. They are the crypto influencers of India, and India में crypto scam काफी ज्यादा हो रहा है. एंड हम लोग को इसके बारे में बात करना चाहिए. हम लोग ऑलमोस्ट इंटेंशनली ये टॉपिक अवॉइड करते हैं बिकॉज क्रिप्टो इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, बट क्रिप्टो इज ऑलमोस्ट अ मीनस एट दैट पॉइंट. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द इंडियन कम्युनिटी, जिसका नाम भी ले सकते हैं हम. Nischal Shetty is one of them. Is like the people who are like constantly forcing this kind of weird batshit crazy ideas and making a shit ton of money out of it. And you are the people, you are the retail investors, the Indian youth are basically trusting on these people, cheering for them, going like yeah, let's go, and putting money into these shitty projects and losing it. And at this end of the day, that all you can do is like put an angry comment on this guy's post and he will not even reply to you. So that's my like rambling on Indian crypto and people like this. Yeah, बहुत ही सही मैन, बहुत ही सही. और सीन क्या है कि एक स्कैम कर लिया ठीक है, दो कर लिए, और स्कैम के बाद स्कैम निकाल रहे हो मैन. अब घटिया प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो, पता नहीं क्या पीछे शेडी एग्रीमेंट्स कर रहे हो. मार्केट में आ रहा है, कई साल तक चल रहा है कि बाइनेंस बोल रही है पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं है. एंड देन अब एनएफटी, जो कि सबको पता है कि बुलशिट स्कैम्स हैं, एनएफटीज की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसका मार्केट प्लेस लॉन्च कर रहे हो, फिर उसको बंद कर रहे हो, उसके बाद आप पता नहीं क्या है शार्डियम लॉन्च कर रहे हो. मतलब आई डोंट गेट इट मैन. जब तक लोग एजुकेटेड नहीं है, बेवकूफ बनते रहेंगे, ऐसे बंदों की बातें सुनते रहेंगे, तब तक ऐसे स्कैम्स निकलते रहेंगे. तो हम अपनी ऑडियंस को ये बोलेंगे कि आप सतर्क रहिए, बच के रहिए. बिटकॉइन के अलावा किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है. ये है अंडा, जीरो. ये वैल्यू है हर चीज की. Yep, and hope our voice reach to enough number of people. One of the reason we started this podcast is to keep this voice up, क्योंकि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स बहुत है, क्रिप्टो पॉडकास्ट बहुत है, क्रिप्टो के बारे में तरह तरह स्कैम्स एंड तरह तरह इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे. आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने का बहुत सारे उपाय है इंडिया में क्रिप्टो की, बट बिटकॉइन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है.
एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट सिचुएशंस बन रहा है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, सारे चीज़ को लेके इसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। तो वही हमारा इंटेंशन रहता है, जो चीज़ किसी ने बात नहीं कर रहा है उसको बाहर लेके आ सकते, ताकि एटलीस्ट एक दो लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे इसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके विदाउट लूजिंग योर लाइफ सेविंग्स। सो दैट्स आवर पर्पस। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो हमें यूट्यूब कमेंट या ट्विटर कमेंट या कहीं पे भी बताइए। वी विल कीप डूइंग दिस, एंड एज लॉन्ग एज इवन वन सिंगल पर्सन इज लिसनिंग टू अस, इट्स वर्थ। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट हमारे पास है बुक ऑफ द वीक, जहाँ पे हम बात करना चाहेंगे न्यू एडिशन ऑफ मास्टरिंग बिटकॉइन के बारे में। मास्टरिंग बिटकॉइन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सेमिनल बुक ऑन बिटकॉइन एडुकेशन। एंड्रियास एंटोनॉफ का लिखा हुआ 2014 में पहली बार आया था, एंड दैट वाज लाइक द फर्स्ट टेक्स्ट बुक एवर that developer can use and read to understand Bitcoin internals and technicals. उसके बाद से उसका 2 एडिशन आया है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, एंड नाउ देयर इज अ थर्ड एडिशन बाय डेविड ए हार्डिंग। जिनको पता नहीं है, डेविड ए हार्डिंग इज ऑल्सो द एडिटर ऑफ बिटकॉइन ऑप्टेक। ही इज लाइक वन ऑफ द prolific Bitcoin core contributors and developers, has been working on Bitcoin development for many years now, and he has teamed up with Andreas Antonopoulos and created a new edition of Mastering Bitcoin, which I'm personally like really excited to read through. I love Mastering Bitcoin, the second edition, and I'm really excited to see what's in the third one. अमेजिंग नया एडिशन आया है और आप चेकआउट करिए अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। और ये बुक गिटहब में फ्री में अवेलेबल है, सो थर्ड एडिशन भी गिटहब में फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारे पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है, एंड अगर आपको खरीदना है तो इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, इट्स अ गुड बुक टू हैव। अगर आप डेवलपर हो, आपको बिटकॉइन डेवलपमेंट सीखना है, ये बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो that's why we wanted to talk about it this week. And moving on to tweet of the week, this is a very funny way of explaining Ethereum. So the tweet is how to explain Ethereum to new Bitcoiners. Imagine if Satoshi pre-mined 14 million Bitcoin and gave it to its private investors, removed 21 million supply cap, removed proof of work mining for Bitcoin, and instead new Bitcoin is allocated as interest to the existing holders. This is the, in essence, if anybody who understands Bitcoin will know, like, this is how you kill Bitcoin. Like, if you wanna like destroy Bitcoin, that's what you would do. But Ethereum did exactly that, because उनको डिसेंट्रलाइजेशन का घंटा फर्क पड़ता है। उनको बस गेम्स चलाना है ब्लॉकचेन के ऊपर और बुलशिट प्रोजेक्ट बेचना है लोगों को, फॉर पीपल हु डजंट नो बेटर, एंड फॉर दैट इट डजंट मैटर। सप्लाई कैप हटा दिया, क्या फर्क पड़ता है? प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग हटा दिया, क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज द गेम इज रनिंग ऑन द ब्लॉकचेन एंड पीपल आर फ्लिपिंग टोकन्स एंड NFTs and earning monies and doing parties in New York, all is fine and all is good, everything is justified. And that kind of, in a tweet, says the difference between Ethereum and Bitcoin. काफी बढ़िया ट्वीट था, और एज मेंशन्ड इन द ट्वीट है ना, इथेरियम ने अपना 70% तो प्री माइन करके इन्वेस्टर्स को बेचा था, तो बिटकॉइन के साथ कंपेयर करें तो दैट विल बी 14 मिलियन कॉइन्स मैन। 14 मिलियन आउट ऑफ द 21 मिलियन कॉइन अगर सतोशी ने बेच दिए होते, क्या बिटकॉइन का ट्रस्ट आपका सेम रहता? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली जो सप्लाई कैप है वो हटा दिया गया था इथेरियम में, अगर बिटकॉइन से 21 मिलियन का सप्लाई कैप हटा दिया जाए तो आपका ट्रस्ट सेम रहेगा? आई डोंट थिंक सो। एंड सिमिलरली प्रूफ ऑफ वर्क को हटा दिया गया रिसेंटली फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक, और हमें पता ही है प्रूफ ऑफ स्टेक किसको इंसेंटिवाइज करता है? जो ऑलरेडी होल्डर्स हैं उस कॉइन के। तो एक तरह से पुराना बैंकिंग सिस्टम दोबारा से रीइंफोर्स कर दिया गया इथेरियम के ऊपर, और अगर बिटकॉइन के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो समझ आता है कितना बड़ा स्कैम है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि अभी भी लोग इथेरियम के इकोसिस्टम में बिलीव क्यों करते हैं। Yeah, people is gonna believe whatever they want to believe, but we are gonna tell the fact, and we are gonna keep telling the fact. That's what Bitcoiners have been doing for all these बिल्कुल। years. इस हफ्ते हमारे पास एक और ट्वीट ऑफ द वीक है, तो आइए देखते हैं वो क्या है। Yep, and this is from Samson Mao, and he's tweeting, as long as there are free men and women in the world,
Bitcoin won't disappear. And this is a very unique way of like putting in the reason why Bitcoin is hard to kill. It's not because of software, it's not because of code, it's not because of technology, it's because of human intention. And ऐसे एक related quote था from Professor Ralph Markel, जो Markel tree का inventor है. And Markel tree is the data structure which is very extensively used in Bitcoin. Taproot is also a Markel tree kind of data structure. And उसका कहना यह था कि like Bitcoin is a living organism, and the only way to kill Bitcoin is to make its uses redundant such that nobody wants it anymore. And only then people will stop feeding it, only then people will stop putting energy into it, and only then it will die. As long as there are one single person or two single person wanting this to exist, it's gonna exist. So this tweet also hints on the same line and says like the reason you can't kill Bitcoin is not really technical, it's something very fundamental to human nature and human society. And as long as there are free men and women in the world, these free men and women will want to trade, and these free men and women will want to choose their money freely. And when they want to choose their money freely, they will choose the best possible money that is out there, and that's when they will find Bitcoin, and that's why they will not let it die. बिल्कुल, और इसी के साथ देखते हैं मीम ऑफ द वीक. Yes, and we have a fun one. Why don't you explain it to us? तो अगेन जो ऑर्डिनल्स और इंस्क्रिप्शंस वाला क्राउड है उन पे थोड़ा तवा लगाया गया है इस मीम में. ऑर्डिनल्स वाला क्राउड है वो जो कोर बिटकॉइन मैक्सीज है, उनको थोड़ा एंटीथीसिस की तरह देखते हैं. उनको लगता है कि हमारे ऑर्डिनल्स इंस्क्रिप्शंस पे कमेंट क्यों करा जा रहा है या हमें क्वेश्चन क्यों करा जा रहा है. तो उसी चीज पे एसेंशियली मीम बनाया है. Yep. And if you don't know or if you haven't guessed yet, the intention towards this meme is Nick Carter, जिसके ऊपर काफी सारे मसले बने हैं last year, and he kind of got pissed off from the community. People उसके ऊपर जितने ज्यादा piss off हो गए, people उसके ऊपर उतना ज्यादा fun बनाया. That's what another thing Bitcoiners are good at, creating memes, making memes very powerful, very structured, at the same time very very stupid. This is a fun one, and this is the same context of the debate that is happening on ordinals and block size and all these things, and this is the way people go into war in Bitcoin space. तो हमने सोचा कि एक मजेदार मीम के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड. So this is all we have for today. अगले हफ्ते आपके लिए लेके आएंगे और एक नया एपिसोड with many more news, many more talking points, and we will keep providing that. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. See you next week. Bye bye. Take care. Thank you. Bye bye.